हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू इग्नाइट क्लासेस। कैसे हैं आप सारे के सारे लोग। एक सीरीज स्टार्ट की हम लोगों ने जिसमें हम 10 से 15 मिनट में पूरे के पूरे चैप्टर का रिवीजन करा रहे हैं। उसी सीरीज में जो अगला चैप्टर है दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। तो जल्दी से चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में ही हमें यह पता चलता है कि अगर चार्ज रेस्ट पर है तो जो उसकी स्टडी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, या उसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी बोलते हैं। और ये हमारा क्लास 12th का चैप्टर होता है। अगर चार्जेस मोशन में आ गए, ठीक है, चार्जेस जो है वो मोशन कर रहे हैं, तो इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि इस चैप्टर में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के नाम से पढ़ रहे हैं। तो बेसिकली अगर टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात की गई तो दो प्रकार के होते हैं, एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और एक करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब आगे बढ़ते हैं और आता है कि सर्किट कितने प्रकार के होते हैं। तो सर्किट जनरली बेटा दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका ओपन सर्किट और दूसरा क्या होता है, क्लोज सर्किट। अब अगर आप लोग ये समझो कि सर्किट किसी भी एक पॉइंट से डिस्कनेक्टेड है, ओपन है, तो उस प्रकार के सर्किट को क्या बोला जाता है बेटा, ओपन सर्किट। और अगर सर्किट कंप्लीटली क्लोज्ड है, कहीं डिस्कनेक्शन नहीं है, तो दैट सर्किट इज नोन एज क्लोज सर्किट। जैसे कि हम लोग यहां पर आप एक चीज गौर करोगे तो यहां पे हम लोगों ने प्लग की का इस्तेमाल किया हुआ है। अब इसमें आगे आप सिंबल जाके पढ़ोगे बेटा कि जब इस प्रकार से रहता है तो इसका मतलब ये हो जाता है ये सर्किट ओपन है और यहां किसी भी प्रकार का कोई भी करंट फ्लो नहीं करता है। लेकिन अगर इसी ब्रैकेट के बीच में एक गोला बना दिया जाए बेटा तो इसका मतलब होता है कि सर्किट क्लोज हो गया है। और जब सर्किट क्लोज होता है तो उस सर्किट में करंट का फ्लो होता है। अब आगे बढ़ते हैं और इनके बिहेवियर को समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर ऑफ मेटल्स। अब ये पार्ट बहुत ज्यादा आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं फिर भी जल्दी से आप लोगों को बताऊंगा कि एक्चुअली करंट आता कैसे है। तो करंट किसके वजह से आता है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स के मोशन के वजह से आता है। कौन से इलेक्ट्रॉन्स के मोशन के वजह से आता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के वजह से। ऐसा नहीं है कि कोई भी रैंडम इलेक्ट्रॉन्स के। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं बेटा, मूवमेंट करते हैं। और जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट करते हैं तो उस मूवमेंट के करस्पॉन्डिंग अपने पास क्या आता है बेटा, करंट आता है। बात समझ में आ रहा है। तो यही लाइन नीचे इस चीज को एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है, द ड्रिफ्टिंग ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय मेटल्स। क्या ये बात समझ में आ रही है सब लोगों को। आगे बढ़ते हैं बेटा और प्रश्न आता है, व्हाई मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये बात मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले ही बता दी कि कोई भी एटम होता है, उस एटम के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो सबसे बाहरी वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, उन पर जनरली न्यूक्लियस की जो पकड़ होती है वो कमजोर होती है। और अगर थोड़ा सा भी उनको एक्साइटेड किया गया तो वो छोड़ के अपना ऑर्बिट भाग जाते हैं। तो बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन है वही क्या बन जाते हैं, जनरली फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं। और उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मोशन के वजह से, मूवमेंट के वजह से करंट आता है। तो यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलता है बेटा कि डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन यहां पर राइट हैंड साइड में जा रहा है तो जो आपका करंट होता है वो किधर जाएगा बेटा, लेफ्ट हैंड में साइड में जाएगा। इस बात को हमेशा याद रखना, इन दोनों का डायरेक्शन जो होता है वो अपोजिट होता है। अब बात ये आती है भाई कि आखिर चार्ज फ्लो क्यों करता है। तो सिंपल सा लॉजिक मैं आपको बताता हूं। पानी का फ्लो हमेशा क्या होता है, हाई लेवल से लो लेवल तक होता है, हाई एल्टीट्यूड से लो एल्टीट्यूड तक होता है। टेम्परेचर, जो हीट ट्रांसफर होता है वो हमेशा क्या होता है, कोल्ड से हॉट नहीं होता है, हॉट से कोल्ड होता है। कई बार हम लोग को ऐसा लगता है कि नहीं कोल्ड से भी हॉट हो रहा है, नहीं, हमेशा हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर ही हीट का फ्लो होता है। उसी प्रकार से अगर हम लोग बात किया जाए बेटा तो यहां पर चार्ज का जो फ्लो होता है बेटा वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होता है। बात समझ में आ रहा है। तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस आता है और पोटेंशियल डिफरेंस आने के करस्पॉन्डिंग बेटा इलेक्ट्रिसिटी आती है। यह बात आई होप सब लोगों को समझ में आ रहा होगा। यही चीज यहां पर लिखा हुआ है बेटा कि व्हेन द टू टर्मिनल ऑफ बैटरी आर कनेक्टेड यूजिंग अ पीस ऑफ वायर, तो इसमें जब ये कनेक्ट होता है तो यहां पर ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव टर्मिनल, यहां नेगेटिव है तो ये नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल का ही दूसरा नाम होता है भैया बेटा
हायर इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल है, हायर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल। क्या लोअर पोटेंशियल का नेगेटिव होना कंपलसरी है? ऐसा नहीं है, बट वो हमेशा हायर पोटेंशियल से कम रहेगा और इनका जो गैप होता है बेटा, जो डिफरेंस होता है, उसी को हम लोग बोल देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। बात समझ में आई? अब जैसे मान लो ये 100 पे है और ये 90 पे है, तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 10 का होगा। ठीक, क्या ये 90 हो सकता था? यस। ये कंफ्यूजन मत रखना कि यहां पर नेगेटिव है तो ये 90 नहीं हो सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन कैसे किया जाता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, दैट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अब यहां से पकड़ के यहां तक लाया गया है बेटा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, मतलब कितने को? 1 कूलाम को। अगर 1 कूलाम चार्ज को मैं वहां से लेके यहां तक पकड़ कर लाया हूं, तो इस पे जो मैंने वर्क किया होगा, इस पर जो मैंने कार्य किया होगा, वही वर्क डन बेटा किसके बराबर हो जाता है? पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो जाता है। अगर 1 वोल्ट को डिफाइन करना हो तो 1 वोल्ट क्या हो जाएगा? 1 जूल डिवाइडेड बाई 1 कूलाम हो जाएगा। और पोटेंशियल को मेजर करने के लिए जिस डिवाइस को यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड वोल्ट मीटर। इतना क्लियर हो गया होगा। अब प्रश्न एक आप लोगों के बोर्ड में अक्सर आता है कि वोल्ट मीटर का कनेक्शन सर्किट में कैसे करोगे। ठीक, तो ये चीजें आपको याद रखना है कि वोल्ट मीटर हमेशा सर्किट में जहां पर भी आप वोल्टेज निकालना चाहते हो, उसके पैरेलल में ऐड होता है। और वोल्ट मीटर का जो रेसिस्टेंस होता है बेटा, वो हाई होता है, हाई रेसिस्टेंस होता है। और अगर बेस्ट पॉसिबल आपको वोल्ट मीटर चाहिए तो उसका रेसिस्टेंस कितना होना चाहिए? इनफाइनाइट। सर इसका कारण क्या होगा? तो कारण लिखा हुआ है, लेकिन मैं फिर भी बताता हूं। आप क्या चाहते हो बेटा? कि यहां से करंट फ्लो होता रहे। ठीक, तो अगर आप इस पैरेलल में वोल्ट मीटर को ऐड करोगे, जिसका रेसिस्टेंस जो है बेटा वो बहुत ज्यादा होगा, तो यहां से करंट का जो फ्लो होगा वो कम होगा, तो आपका सर्किट जो है वो कम डिस्टर्ब होगा। अगर इनफाइनाइट हो गया तो मिनिमम डिस्टर्ब, जीरो डिस्टर्ब होगा। बात समझ में आ रहा? तो सीधे भाषा में अभी तक इतना ही समझिए। कन्वर्जन की बात की जाए तो मिली का मतलब होता है 10 पे पावर -3, माइक्रो का मतलब होता है 10 पे पावर -6, किलो का मतलब 10 पे पावर 3 और मेगा का मतलब 10 पे पावर 6। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट को कैसे डिफाइन किया जाता है? तो आई हमारा मेनली कैसे डिफाइन होता है? तो आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी होता है। मतलब कि दिस इज बेसिकली द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। जो भी चार्जेस फ्लो हो रहे हैं उसका रेट क्या है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। अब Q की बात करते हैं। Q क्या होता है? चार्ज। Q को कैसे लिखा जा सकता है? N इंटू ई लिखा जा सकता है। E क्या है? नंबर इलेक्ट्रॉन। और N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं इनटू इलेक्ट्रॉन्स, ये आपको क्या दे देता है बेटा? ये आपको चार्ज दे देता है। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? चलिए अब इन्हीं पर न्यूमेरिकल्स वगैरह आ जाते हैं, वो आप कर ही लोगे। अगर 1 एम्पियर को हम लोग डिफाइन करें कि 1 एम्पियर क्या होता है, तो 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड होता है। आखिर ये डिफाइन ही कैसे हुआ? चार्ज पर यूनिट टाइम। तो चार्ज क्या हो गया? कूलम। और टाइम क्या हो गया? 1 सेकेंड हो गया। इसको मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज होता है? तो यहां एमीटर होता है। और खास बात यह है बेटा कि जब हम लोग एमीटर को यूज करते हैं सर्किट में, तो व्हाट वी वांट कि जो एमीटर होना चाहिए उसका रेसिस्टेंस जो होना चाहिए, दैट शुड बी वेरी वेरी लो, वेरी वेरी लो बेटा। उसका रेसिस्टेंस बहुत ही कम होना चाहिए। और बेस्ट पॉसिबल केस ये होता है कि उसका रेसिस्टेंस जो हो वो क्या हो? जीरो। और जिस सर्किट में हम लोग को करंट मेजर करना होता है, एमीटर को हमेशा हम लोग बेटा सीरीज में ऐड करते हैं। वोल्ट मीटर को पैरेलल में करते थे और एमीटर को हम लोग सीरीज में ऐड करते हैं। सेम कॉन्सेप्ट मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर का आप लोग का यहां पर आ जाता है। आपको यहां पर कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का गैप भी दिया के बारे में भी बताया हुआ है बेटा। मेनली क्या होता है? कंडक्टर क्या होते हैं? जो अपने थ्रू चार्जेस को इजीली पास करने देते हैं, दे आर कॉल्ड कंडक्टर। जो नहीं करने देते हैं, दे आर कॉल्ड इंसुलेटर। जो कंडक्टर होते हैं, इसका मतलब वहां करंट ज्यादा होगा। करंट ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि वहां चार्जेस का फ्लो ज्यादा होगा, इसका मतलब वहां फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे। उसी प्रकार से इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ही नेग्लेजिबल होंगे या ना के बराबर होंगे बेटा। ठीक है, जो कंडक्टर्स होते हैं वो मेनली मटेरियल मेटल्स होते हैं और इंसुलेटर नॉन मेटल्स होते हैं। एग्जाम्पल वगैरह दिया हुआ है, ये आप लोग अपने मन से देख ही सकते हो।
ये सिंबल्स जो है बेटा दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर कहीं भी वायर जॉइंट है तो आप ऐसा लगा लोगे, अगर क्रॉस कर रहा है, जैसे मान लो एक तार ऐसे आया और इसी के बगल से यहां से एक ऐसे तार जा रहा है लेकिन टच नहीं हो रहा है, तो आपको थोड़ा सा ऐसे लूप बना के दिखाना पड़ेगा, जैसे कि यहां पर दिखाया हुआ है। ओपन ऐसे रहेगा, क्लोज के लिए एक बिंदी बीच में बना दोगे। ओपन एक ये भी तरीका है बेटा टैप की ओपन का, और टैप की क्लोज का ये एक तरीका है। मतलब यही है, ओपन मतलब सर्किट ओपन है, किसी प्रकार का करंट नहीं है, और क्लोज का मतलब यह है सर्किट क्लोज है, वहां पर करंट का फ्लो हो सकता है। केवल एक बार ऐसे है तो दिस इज सेल, कई बार ऐसे है बेटा तो ये क्या हो गया, बैटरी हो गया। ये बल्ब है, रेसिस्टेंस है, और इसी रेसिस्टेंस पर एक ऐसे तीर मार दोगे तो ये रियोस्टैट बोलते हैं, या इसको वेरिएबल रेसिस्टेंस हम लोग बोलते हैं। एमीटर हो गया, वोल्टमीटर हो गया, ये गैल्वेनोमीटर होता है बेटा। गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है, वेरी स्मॉल करंट को डिटेक्ट करना। गैल्वेनोमीटर क्या करता है बेटा, वेरी स्मॉल करंट को डिटेक्ट करता है और करंट के डायरेक्शन को भी बताता है। फ्यूज हो गया बेटा, ये फ्यूज हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। तो एक पार्ट अब हम लोग का सब खत्म हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट पर हम लोग आते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। 50% कंप्लीट, 50% बचा हुआ है। अब आते हैं बेटा ओम्स लॉ पे। ओम्स लॉ की अगर बात किया जाए तो इसमें क्या चीजें आप लोगों को पता चली, तो इसमें बताता है कि जो V होता है, V जो होता है बेटा वो आई आर के बराबर होता है। और इसका स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट है, दोनों सही है, दोनों में से आप कुछ भी लिखोगे तो गलत नहीं होगा। द करंट आई इन द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स एंड। जैसे मान लो एक पॉइंट ए, एक पॉइंट ए, इनके एंड आ गया। अब इनके एंड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो उससे रिलेटेड बोला है द करंट आई इन द कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस वी इट्स एंड प्रोवाइडेड दैट इन द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स द सेम। एक लाइन यहां पर ये चीज बोली गई है कि आई जो है वो प्रोपोर्शनल टू वी है। आप इसको वी प्रोपोर्शनल टू आई भी बोल सकते हो, हालांकि इन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है, पर क्लास 10th में मैं ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहूंगा इस पे, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट इट्स फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर इज कांस्टेंट या सेम। इसका मतलब क्या हुआ कि ना उसकी लेंथ बढ़ रही है, ना उसका एरिया बढ़ रहा है, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, तब हम ऐसा बोल सकते हैं कि V प्रोपोर्शनल टू I होगा। और जब V प्रोपोर्शनल टू I आया तो प्रोपोर्शनैलिटी को हटाया तो उसके जगह पर R आ गया, जिसको रेसिस्टेंस बोला गया, रेसिस्टेंस ऑफ द वायर बोला गया। तो यहां से V इज इक्वल्स टू आई आर आ गया। इसी पर मैक्सिमम क्वेश्चंस आप लोगों के आते हैं। तो अगर V बराबर आई आर है तो R को कैसे डिफाइन करेंगे, V अपॉन आई। तो एक ओम को कैसे डिफाइन करेंगे, तो एक ओम क्या होगा, V अपॉन आई। तो V के जगह पे 1 वोल्ट, I के जगह पर 1 एम्पियर, तो 1 ओम की वैल्यू क्या आ गई, 1 वोल्ट पर एम्पियर बेटा निकल कर आ गई। अब बात आती है कि रेसिस्टेंस को अफेक्ट क्या क्या करता है, क्या क्या चीजें ऐसी हैं जिसके वजह से रेसिस्टेंस चेंज हो जाता है। पहला पार्ट बेटा लेंथ। जब आप लेंथ को इंक्रीज करते हो तो रेसिस्टेंस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ये सब एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी के रूप में आप लोगों के एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो रेसिस्टेंस इंक्रीज होता है लेंथ के बढ़ाने से। जब एरिया को बढ़ाया गया बेटा तो ऐसा देखा गया कि रेसिस्टेंस डिक्रीज कर गया, तो इसका मतलब आर जो था वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया निकल कर आया। अच्छा, एक चीज देखा गया कि सेम एरिया सेम लेंथ, लेकिन एक मान लो कि कॉपर है और एक में अल्युमिनियम है, तो दोनों का रेसिस्टेंस अलग अलग आया। इसका मतलब ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, और मेटल की प्रॉपर्टी पर भी डिपेंड करता है बेटा। तो तीन चीजें समझ में आती हैं, लेंथ आता है, एरिया आता है, और क्या आता है, प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। तो आर प्रोपोर्शनल टू एल, आर प्रोपोर्शनल टू 1/A, तो आर प्रोपोर्शनल टू L/A, और यहीं से आर बराबर रो L/A आ जाता है। जो रो है दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं बेटा, रेसिस्टिविटी बोलते हैं। एंड इट ओनली डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इट ओनली डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। तो ये चीजें निकलकर हमारे पास आ जाती हैं। टेम्परेचर के बारे में हल्का सा यहां पर लिखा हुआ है, उसको आप देख लेना, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये रेसिस्टिविटी क्या होता है, यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी क्या होता है, ये आराम से कर लोगे। जब आर बराबर रो एल अपॉन ए पता है, आर का आर का पता है यूनिट, एल का पता है, ए का पता है, तो रो का भी निकल कर आ जाएगा। रो का यूनिट क्या होता है बेटा, ओम मीटर होता है। ओम मीटर इसकी यूनिट होती है। अब बात आती है कि हम लोग आखिर
मटेरियल्स जो अलग अलग हैं उनको क्लासिफाई कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो एक पैटर्न हम लोगों ने ऑब्जर्व किया बेटा कि जो मेटल्स होते हैं उनकी रेसिस्टेंस कम होती है, और रेसिस्टेंस जो होता है वो रेसिस्टिविटी पे निर्भर करता है, इसका मतलब रेसिस्टिविटी भी कम होती है। तो अगर हम रेसिस्टिविटी के बेसिस पर ये डिफाइन करें कि विच इज मेटल एंड इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, तो हम ऐसा पाते हैं कि अगर 10 पे पावर -8 ओम से 10 पे पावर -6 ओम मीटर अगर रेसिस्टिविटी है, तो जनरली वो क्या होता है, मेटल्स होता है, एंड दे आर वेरी गुड कंडक्टर। और अगर इंसुलेटर्स की बात करें बेटा, तो 10 पे पावर 12 से 10 पे पावर 17 ओम मीटर तक ये जो होता है, ये क्या होता है, इंसुलेटर होता है बेटा। अब अगर हम लोग अलॉय की बात करते हैं, ठीक है बेटा, तो अलॉय जो होता है वो जनरली उनका रेसिस्टिविटी जो होता है वो हायर होता है उनके मेटल्स से, और इनका जो रेंज होता है बेटा वो थोड़ा सा 10 पे पावर -8 वगैरह के आसपास होता है। अब इसका एक अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है आप लोगों को, निक्रोम यहां पर दिया हुआ है, ठीक है, और ये समझ में आ गया। और इसका जो अलॉय होता है उसका होता है 100 इंटू 10 पे पावर -6। तो ये सारी चीजें बेटा निकलकर हमारे पास आ जाती हैं। अब कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूंगा। रेसिस्टेंस दो प्रकार से हम लोग ऐड करते हैं, एक सीरीज होता है, एक पैरेलल होता है, और एक ऐसे बोल सकते हो कि सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन होता है। अगर सेम लाइन में ऐड हुआ है, सेम लाइन में बेटा ऐड हुआ है, इसको सीरीज बोल दिया गया, ठीक है। सीरीज में करंट सेम जाती है, ये भैया ध्यान रखना, लेकिन तीनों के अक्रॉस, यहां तीन लगे हैं, तीनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो अलग होगा। पैरेलल में क्या होगा बेटा कि यहां आई गया, लेकिन यहां I1 जाएगा, यहां I2 जाएगा, यहां I3 जाएगा, तीनों के अक्रॉस करंट अलग जाएगा, लेकिन तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा बेटा वो क्या होगा, सेम होगा। यहां पर आप लोगों के साथ मैंने डेरिवेशन शेयर किया हुआ है, ठीक है। आप इसको स्क्रीन को पॉज करके इस डेरिवेशन को प्रॉपरली अच्छे तरीके से देख सकते हो। ये रेसिस्टेंस इन सीरीज का हो गया, और इस पे कुछ क्वेश्चंस भी हो गए। ये रेसिस्टेंस इन पैरेलल का हो गया। नोट इस बात को ध्यान रखना, बोर्ड का एग्जाम जब दे रहोगे और डेरिवेशन आ गया, तो इस बात को ध्यान रखना कि पैरेलल में करंट अलग अलग था, तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 करके सॉल्व करोगे, और जब सीरीज की बात करोगे तो वहां पोटेंशियल अलग अलग था, तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 करके सॉल्व करोगे, आगे बढ़ोगे, तुम्हारा आंसर निकल कर आ जाएगा। कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो मैंने यहां पर शेयर किए हुए हैं, जिनको आप स्क्रीन को पॉज करके आप चाहो तो इन क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो। अब एक प्रश्न आता है, सीरीज सर्किट जो होता है बेटा, डोमेस्टिक वायरिंग जनरली नहीं होती है उसकी, तो आखिर उसके एडवांटेजेस और अब सॉरी उसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं जिसकी वजह से हम लोग यूज नहीं करते हैं। अब एक बात बताओ, मान लो ये सीरीज है, अब यहां पर कोई चीज अगर खराब हो गई, सर्किट खराब हो गया, तो आगे तो वैसे ही खराब हो गया बेटा। तो इस वजह से सीरीज का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है। दूसरा नुकसान क्या होता है बेटा कि अब इनका एक ही स्विच रखना पड़ेगा, यहां से ऑन किए तो अगर करंट यहां गई तो यहां भी गई, यहां भी गई, यहां पे भी गई, सब जगह गई। हम चाहते हैं तीसरा वाला जले, तो क्या ये संभव है, ये नहीं संभव है। मान लो एक खराब हो गया बीच में से, तो सारा का सारा गड़बड़ हो गया। एक साथ ऑन करोगे, एक साथ बंद करोगे, तो बड़े सारे नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। अच्छा, 220 वोल्ट हम देना चाहते हैं, लेकिन सीरीज में लगा हुआ है। अभी सीरीज में देखिए पोटेंशियल बढ़ता है, पोटेंशियल सेम नहीं रहता है। अब उसमें से 50 इसको मिला, 50 इसको मिला, 50 इसको मिला, 70 इसको मिला बेटा, तो वो भी सही से जलेगा नहीं, बल्ब सही से उसको पावर वो नहीं जनरेट कर पाएगा। तो ये भी सारे नुकसान जो होते हैं बेटा वो होते हैं। तो कभी भी हम लोग सीरीज में प्रेफर नहीं करते हैं, हम लोग हमेशा पैरेलल सर्किट प्रेफर करते हैं। और जो जो डिसएडवांटेजेस थे सीरीज सर्किट के बेटा, वही वही एडवांटेजेस यहां पर आपको पैरेलल सर्किट के मिल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं। अब जरा सोचना ध्यान से, देखो कितने बढ़िया तरीके से ये मैंने बना रखा है। अब इसको देखोगे तुम लोग समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से तुम लोगों को समझ में आ जाएगा बेटा, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, जब करंट पास होता है, जब आप बैटरी लगाते हो, बैटरी लगाने की वजह से क्या होता है, फ्री जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आप लोगों के, वो इलेक्ट्रॉन्स मोशन में आते हैं। बैटरी आपने ज्यादा लगाया, इलेक्ट्रॉन्स मोशन में ज्यादा है। जब वो ज्यादा है तो उसके पास क्या आ गया सबसे पहले बेटा, काइनेटिक एनर्जी। अब जब काइनेटिक एनर्जी उसके पास आएगा, तो खूब सारे इलेक्ट्रॉन, मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, ये इधर भागा, ये इधर भागा, ये इधर भागा, ऐसे 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 भाग रहे हैं। जब आपस में भागेंगे तो क्या होगा, कोलिजन होगा बेटा। और जब कोलिजन होगा तो एनर्जी का क्या होगा बेटा, लॉस होगा। और एनर्जी ना तो क्रिएट होती है ना तो मरती है, और जब मरती नहीं है तो वो किसी और फॉर्म में चेंज हो जाती है। तो जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ वो किस पार्ट में चेंज हो गया बेटा, हीट एनर्जी के अंदर चेंज हो गया। ये बात समझ में आ गई।
इसके लिए जो फॉर्मूला हम लोग पूरे सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे क्वेश्चंस को, दैट विल बी h इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी वी स्क्वायर अपॉन आर टी एंड h इज इक्वल्स टू वी आई टी। ये सिंपल है बेटा, एक दूसरे में बस वैल्यूज पुट करके अलग अलग तीन डेरिवेशन हम लोग कर सकते हैं। सेम चीज यही है बेटा कि जूल्स लॉ क्या कहता है, तो मैंने ऑलरेडी यहां पहले बता ही दिया कि ये प्रोपोर्शनैलिटी बताता है। तो h इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, मतलब इट डिपेंड्स ऑन आई स्क्वायर, इट डिपेंड्स ऑन आर एंड इट डिपेंड्स ऑन टी। बेटा ये चीज आई होप अभी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। हीटिंग इफेक्ट का एप्लीकेशन क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब आप जानते हो, इलेक्ट्रिक हीटर जानते हो, ये सब वही है बेटा। आप इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, वहां पर काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी के लॉस होने की वजह से आपको हीट आ रहा है, और जिसके वजह से आप इलेक्ट्रिक हीटर और ये सारी चीजों को हम लोग यूज कर पाते हैं। द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज पावर। व्हाट इज पावर? क्लास 9th में भी पढ़ा होगा तुमने, पावर जो होता है दैट इज एनर्जी पर यूनिट टाइम या वर्क पर यूनिट टाइम। अब एनर्जी, वर्क और हीट लगभग एक ही चीज है, तीनों की यूनिट भी जूल होती है और एक दूसरे के साथ रिलेटेबल है। तो वहां से अगर हम बात करते हैं तो आई स्क्वायर आर टी डिवाइडेड बाई टी, टी टी कट गया, आई स्क्वायर आर आ गया, या वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी था, टी टी कट गया, तो पी का जो फॉर्मूला आ गया, पावर का जो फॉर्मूला आ गया बेटा, दैट इज आई स्क्वायर आर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल्स टू वी आई। ये आपका फॉर्मूला निकल कर आ जाता है। ये कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी किलोवाट आवर, जो हम लोग बेसिकली कैलकुलेट करते हैं, जो मैंने यूट्यूब पे आप लोगों को कराया भी है कि कैसे इस तरह का क्वेश्चन, घर के बिजली का बिल निकालने का प्रश्न कैसे आएगा, कैसे करना है, ये चीज मैं ऑलरेडी आप लोगों को सिखा चुका हूं। यहां पर थोड़ा बहुत यूनिट कन्वर्जन आप लोगों को और दिए हुए हैं, जिससे आप लोगों को हेल्प मिलेगी। तो ये आपको पूरा तरीका अच्छे से सीखना है, यहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है बिजली का बिल निकालना, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी फॉर क्लास 10th कंप्लीट हुआ। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, कितना हेल्पफुल है ये रिवीजन जो हम लोग 15-20 मिनट 22 मिनट में करा रहे हैं, ये चीज जरूर कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।